आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं साथियों, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे राज्य के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात और दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी का काम करता है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके नाम से हम जिसको जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक और हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से ये श्रृंखला है। जब यूरेशिया से टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हुई थी का निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई थी। और ये पर्वत श्रृंखला, कॉमरेड साहब आपका स्वागत है जी, उस वक्त विद्यमान थी जब मानव का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। और विडंबना देखिए, आज वही मानव उस अरावली पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली का भी दुर्भाग्य है। जैसे प्रधान जी अभी बता रहे थे, प्रदूषण की कितनी बड़ी भयंकर बीमारी आज दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। साथियों, ये पर्वत श्रृंखला ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो थार मरुस्थल को हमारे हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है, एक दीवार का काम करती है। थोड़े टाइम पीछे लेके जाना चाहता हूं, 1975 से लेकर 2019 तक अरावली पर्वत श्रृंखला का कुल 8% हिस्सा अवैध माइनिंग की वजह से गायब हो गया। और 8% हिस्से की वजह से क्या हुआ, लगभग 3.6 लाख हेक्टेयर हरियाणा का हिस्सा मरुस्थलीकरण का शिकार हुआ, सिर्फ 8% हिस्से की वजह से। अब बात आती है, ये जो फरमान जारी किया है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां जो होंगी उनको खनन के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 90% का हिस्सा जो है वो 100 मीटर से नीचे की श्रेणी में। आप सोच के देखो, सिर्फ 8% हिस्सा अगर गायब होता है अवैध माइनिंग की वजह से, तो हमारा कितना बड़ा क्षेत्र मरुस्थलीकरण का शिकार हो गया। और 90% हिस्सा अगर चला जाएगा तो हमारा हरियाणा का क्या हाल है। हरियाणा से होते हुए फिर जो मरुस्थल की बालू रेत है वो जाएगी हिमालय पर्वत तक। आप सब लोग जानते हो कि हमारे धरती पर सबसे ज्यादा पानी है, लगभग 70% हिस्से पर पानी है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 70% हिस्से पर अगर पानी है वो पूरा का पूरा खारा है। 97.5% हिस्सा उस पानी का खारा है जो कि हमारा किसी काम नहीं आएगा, वो समंदर का पानी। मीठे पानी के हमारे पास स्रोत बचते हैं 2.5%। और उस मीठे पानी में से भी जो तरल अवस्था में हमारे पास मौजूद है, विद्यमान है, वो 0.6 ही है बस। बाकी का हिस्सा तो ग्लेशियर के रूप में जमा है। अब मैं वही बात मेरी लेके आता हूं और आप लोगों को यह चेताना भी चाहता हूं, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगी तो जो बालू रेत थार मरुस्थल की उड़ के आएगी वो हिमालय तक जाएगी और ग्लेशियर के ऊपर जाके वो चिपकेगी। और जब ग्लेशियर के ऊपर जाके चिपकेगी तो जब सनलाइट होती है ना, वो सनलाइट से बालू का रेत बहुत जल्दी गर्म होता है। क्योंकि हमारा इलाका जो है ये टीले का इलाका है, सब इस बात से भली भांति परिचित है कि बालू रेत बहुत जल्दी तो गर्म होता है और सर्दियों के दौरान बहुत जल्दी ठंडा होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादातर हिस्सा हमारा साल का गर्मियों में जाता है। आप सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। आप साथियों सोच के देखो, उस वक्त क्या हाल होगा जब 12 में से लगभग 8 से 10 महीने चिलचिलाती धूप पड़ेगी और वो धूप जो ग्लेशियर के ऊपर बालू रेत के कण जमा हुए हैं उस रेत को गर्म करेगी और वो पानी पिंग लेगी। वो जब पानी पिंग लेगा, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, आप सब देखते हो। गंगा और यमुना के जो मैदान हैं उनको इतनी बुरी तरीके से वो ग्लेशियर प्रभावित करेंगे कि वो बाढ़ की चपेट से हम भी अपने आप को बचा लेंगे। और बाढ़ आने से पहले हमारा जो इलाका है ये एक मरुस्थल का रूप धारण कर चुका हो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, लगभग 2023 की बात है, ग्रेट निकोबार स्वैप के नाम से अरावली पर्वत श्रृंखला में वन लगाने का काम गवर्नमेंट ने किया था। आपको पता होगा कि निकोबार में ये जो टर्मिनल ये होते हैं ना, शिप में ना शिप में जो वो आते हैं ना, कंटेनर टर्मिनल बनाने की बात चल रही थी निकोबार में। नौसेना का उधर
एक सेंटर बनाना था, बिजली संयंत्र लगाने थे, कई हजारों एकड़ भूमि वहां पर जंगल को सफाया किया गया था। और उसके एवज में क्या हुआ था, हरियाणा समेत अनेकों स्टेटों में, अनेकों राज्य में वन लगाने की बात हुई। ये बात लगभग 2021 की है। 2023 में इसके ऊपर काम चालू हुआ था कि हमारा अरावली क्षेत्र जो है उसमें हम वन लगाएंगे। कौन सा लेकिन विडंबना ये है साथियों, जिस दिन ये रूल पास हुआ था कि वहां पे अरावली में वन लगाए जाएंगे, उसी दिन लगभग 119 एकड़ में माइनिंग के लिए अरावली क्षेत्र को सरकार खोल दिया था। वहां पर बोली हो अंधाधुंध कटाई करते हैं, लेकिन पेड़ लगाए कितने जाते? अगर लगा भी दिए, वीडियो बनाने के चक्कर में, फोटो के चक्कर में पेड़ लगा भी दिए, उन पेड़ों में से सर्वाइव कितने पेड़ कर पाए? फिर एक सबसे बड़ा संकट हमारे इस हिस्से में भूजल का है। हमारा ये जो हिस्सा है भिवानी के 4 ब्लॉक, जिसमें कैरू, तोशाम, लुहारू और पहले रेड जोन में आते हैं। भिवानी की बात करें तो ये 4 ब्लॉक हमारे रेड जोन में आते हैं। और अगर बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो उस साइड भी रेड जोन ही है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां पर चेक डैम बना के बारिश के पानी को रोका जाता है और वो बारिश का पानी रोक के भूजल को रिचार्ज करने का काम करता है। हमारा हरियाणा जो था वो साधन संपन्न हुआ, खेतीबाड़ी की वजह से साधन संपन्न हुआ। और खेतीबाड़ी में आप देखते होंगे हमारी नहरें जो हैं, इरिगेशन सिस्टम जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हम नहरी पानी के साथ साथ भूजल को निकालने का काम करते हैं और उसी भूजल से हम हमारी खेतीबाड़ी में उपज लेते हैं। जब लगभग 800 किलोमीटर पोषण की गिरफ्त में है, आप सब देखते होंगे। आज हरियाणा और हमारा भिवानी का या इस हिस्से की तोशाम की भी बात करते हैं, वो भी 300 से ऊपर मिलेगा अगर आप चेक करें तो। वो एक युवाई उस वक्त कहां चला जाएगा जब हमारा बचा कुचा संरक्षित वन क्षेत्र अरावली में जो है वो गायब हो जाएगा, तो उस वक्त हमारे एक युवाई का क्या हाल है। और विडंबना ये है साथियों, अलवर राजस्थान से हमारे एमपी हैं जो कि पर्यावरण मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अपनी जवानी स्कूल में, कॉलेज के दौरान इसी अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों पर निकाली होगी। और आज इस अरावली के भाग्य का फैसला उनके हाथ में है और वो इन पूंजीपतियों के आगे इतना बेबस हो गए हैं कि वो अपनी फॉरेस्ट सर्वे रिसर्च में, रिपोर्ट में ये बताते हैं कि इसका 90% हिस्सा हम साफ। एक ध्यान में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी खनन होता है उसका ज्यादातर हिस्सा सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, आप देखना है इसके ज्यादातर शेयर्स किस पूंजीपति ने खरीदे? बिल्कुल अडानी ने खरीदे। तो वो उस पूंजीपति को फायदा दिलाने के लिए कितने स्टेट के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक लॉकडाउन से पहले के एक हमारे आंदोलन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें लोकेश और मैंने हमने एक अच्छा काम किया था। विटा प्लांट भिवानी जो है, जहाँ पे ये पीजीआई की बिल्डिंग बनी है, वहां पर नीम के पेड़ लगाए गए थे। वहां पर ऑक्सीजन के नाम से नीम के बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे। हमने तब भी वो मुद्दा उठाया था। हम देखो उसके विकास के हम खिलाफ नहीं थे, हम पीजीआई के खिलाफ नहीं थे। हमारा एकमात्र मकसद ये था कि ये जो 2-2.5 साल पहले नीम के पेड़ लगाए गए थे, जो वन वहां लगाया गया था, उस वन को सफाया न किया जाए, जड़ से न लगाया जाए। उस दौरान हमने पुरजोर इसका विरोध किया था और वो नीम के पेड़ वहां से ट्रांसप्लांट हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में लगाए गए और मोर देन 80% पेड़ आज सर्वाइव कर रहे हैं। वो छोटे छोटे पौधे थे उस वक्त में, मेरी हाइट जितने पौधे थे, वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे वो पुरानी, और आज वो पेड़ बन चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के नाम पर हमारी प्राकृतिक संपदाओं का हनन किया जा रहा है। अब वक्त आ गया साथियों, हम हमारी प्राकृतिक संपदाओं का हनन नहीं होने देंगे। सोनम वांगचुक आप सब जानते होंगे कि 6ठी सूची में लद्दाख को शामिल करने के लिए वो अनशन पर बैठे थे और आज वो जेल के अंदर हैं। कामरेड साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन
जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जितने प्रबुद्ध जन यहाँ आए हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी भी ये मांग होनी चाहिए कि अरावली क्षेत्र को छठी सूची में डालने का काम किया जाए। जिस वन को मरुस्थलीकरण करने के लिए ये काटे जा रहे हैं, जिस वन को ये सतत विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं, उन वनों को कटना निश्चित करना हमारा अधिकार है। छठी अनुसूचित सूची में उसको डाला जाए, ताकि हमारे वन के ऊपर, हमारे जल को, हमारे जंगल को, हमारी जमीन को हम बचा सकें। ज्यादा ना बोलते हुए मैं इसी बात पर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं,